तो पहला टॉपिक सर फर्स्ट हेड, दैट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी। देखिए, जब भी हम किसी पर्टिकुलर हेड की इनकम पे टैक्स लगाने की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले बात करनी होती है बेसिस ऑफ चार्ज की। बेसिस ऑफ चार्ज मींस, बेसिस ऑफ चार्ज मतलब इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम को कवर किया जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले बात की सैलरी की, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो पहला सवाल जो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज सैलरी, व्हाट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी कहते किसे हैं? तो सर सैलरी का जो बेसिस ऑफ चार्ज है ना, दैट इज सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो हमें डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ सैलरी के बारे में कि सैलरी कहते किसे हैं। जैसे सर हम अपने पास ना इनकम पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, सैलरी पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो सोचिए सैलरी क्या होती है? हाँ, वेतन। क्या वेतन कहते किसे हैं? काम करने के बदले में कोई, जी बिल्कुल जी। तो काम करने के बदले जो पैसे मिले, तो सर काम करने के बदले तो हम किसी को भी पैसे दे सकते हैं। एक डॉक्टर के पास हम गए दिखाने के लिए, कुछ तबियत खराब हुई और डॉक्टर को जाके कंसल्टेंसी चार्जेस दिए, तो क्या ये भी हमारे पास सैलरी में टैक्सेबल होगा? सर देखिए, इनकम को हम 5 कैटेगरीज में, 5 हेड्स में बांटते हैं, और 5 हेड्स में टैक्स लगाने के लिए ना सबसे पहले हम इनकम्स को डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम कवर की जाएगी। जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं सैलरी की, तो व्हाट इज सैलरी, ये बात डिफाइन करता है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 15, जो ये कहता है सर सैलरी का मतलब है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में हमें कोई इनकम हो जाए, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में हमारी कोई इनकम होती है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब सवाल ये उठता है सर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्या होती है, बताइए। हाँ जी, व्हाट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप? तो सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप को भी सेक्शन 15 ही डिफाइन करता है। वो कहता है सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप का मतलब होता है व्हेन वी हैव कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क, कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। मेरा कंट्रोल है काम पे नहीं सर, काम पे नहीं, काम पे हमेशा कंट्रोल होता है। आप जब भी पैसे देकर किसी से काम करवाएंगे ना, हमेशा आपका कंट्रोल होगा। मैं एक डॉक्टर के पास गया कुछ कंसल्टेंसी लेने के लिए, तो सर मैं ही तो बताऊंगा ना क्या प्रॉब्लम है। मैं जाकर कहूं स्टमक पेन की दवाई दे दीजिए, और वो कहे नहीं आज छोड़ो स्टमक पेन, आज बढ़िया दवाई आई हुई है हेडेक की, वो देता हूं। सर ऐसे थोड़ी होता है, काम तो मैं बताऊंगा ना। सीए साहब के पास गया, मैंने कहा रिटर्न फाइल कर दो, उन्होंने कहा छोड़ो रिटर्न, आओ आपको नई अकाउंटिंग एंट्रीज बताता हूं। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे में जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को पैसे देते हैं, तो काम पर तो हमारा कंट्रोल होता ही होता है, ठीक है। अब काम पर कंट्रोल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है काम के करने के तरीके पर कंट्रोल नहीं है। मैं जब भी किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज लेता हूं, सर काम पर तो मेरा कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल है, लेकिन काम कैसे किया जाएगा इस पर कंट्रोल नहीं होता। मैं एक डॉक्टर के पास गया मेडिसिन लेने के लिए, मैं डॉक्टर साहब को अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूं, सॉल्यूशन कैसे देना है ये मैं नहीं बता सकता, ये वही बताएंगे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया उनकी सर्विसेज लेने के लिए, सर्विस क्या चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन वो सर्विस कैसे देंगे ये मैं नहीं बता सकता सर, ये वही बताएंगे, वो डिसाइड करेंगे, वो इसके एक्सपर्ट हैं। ऐसे में काम पर तो कंट्रोल है, लेकिन मेथड पर कंट्रोल नहीं। इनकम टैक्स क्या कहता है, जब हमारा कंट्रोल होता है ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क, काम के करने के तरीके पर, ठीक है सर। एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं, आज पैनल नहीं है, मैं लिख नहीं सकता, ओरली बोलता हूं। मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूं, कॉमन एग्जाम्पल, बार बार यही एग्जाम्पल लूंगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, ये अपने पास एक कंपनी में अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, सैलरी है 25,000 रुपीज पर मंथ सपोज। सोचिए ये सैलरी एज पर सेक्शन 15 होगी या नहीं होगी? 25,000 रुपए मिल रहे हैं हर महीने। दूसरा एग्जाम्पल, एक मिस्टर पी हैं, ये एक पार्टनरशिप फर्म पी क्यू आर एंड कंपनी के पार्टनर है। पार्टनर सर, पार्टनर को भी तो सैलरी मिलती है। मिस्टर पी पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, एक्टिवली काम करते हैं, और 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी मिलती है उन्हें फर्म से, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल, हमारा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें भी तो सैलरी मिलती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी सैलरी मिलती है, और ये तो चलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, इनको हटाकर हम एक नॉर्मल एमपी की भी बात करें, उनको भी तो सैलरी मिलती है। तो एमपीज एंड एमएलएज को भी सैलरी मिलती है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग, कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख,
रुपए महीना सैलरी मिल रही है, बताइए ये जो सैलरी मिल रही है, क्या ये सैलरी में कवर होनी चाहिए? तो मेरा सवाल ये था कि क्या बस महीने के महीने मिलने से सैलरी हो जाती है? तो इनकम टैक्स से कहता है सर ऐसा नहीं होता। सैलरी को सैलरी कब माना जाएगा? हमने कहा सैलरी को सैलरी तब मानेंगे व्हेन देयर इज कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। सैलरी है सैलरी या नहीं है, ये चेक करने के लिए ना कंट्रोल चेक कीजिए, कंट्रोल। ये जो तीनों एग्जांपल लिए हम तीनों की बात करते हैं। सर पहले केस में अकाउंटेंट अकाउंट्स कैसे बनाएगा? क्या इस पर एम्प्लॉयर का कंट्रोल होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज यस, अकाउंट्स बनाने के मेथड पर एम्प्लॉयर का पूरा कंट्रोल होगा। सर हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे, वहां बात करेंगे। अकाउंट्स बनाने के दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके बनाने के दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूवल बेसिस, जिसे मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। हम अकाउंट्स में बात करेंगे, पीजीबी में बात करेंगे इसके बारे में, मर्केंटाइल सिस्टम और कैश बेसिस के बारे में। मुद्दा यह है कि सोचिए सर, मेरी कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंट है, मैं कंपनी का मालिक हूं। अकाउंटेंट अकाउंट सिंगल एंट्री से बनाएगा या डबल एंट्री से, ये कौन डिसाइड करेगा? सर मैं डिसाइड करूंगा। कैश बेसिस फॉलो करेगा या एक्रूवल बेसिस फॉलो करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सर ये भी मैं डिसाइड करूंगा। मान लीजिए मैं अकाउंटेंट से कहूं कि सर मैं ना सिंगल एंट्री पर अकाउंट्स बनाना चाहता हूं। देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज सिंगल एंट्री, सेकंड इज डबल एंट्री। कौन सा ज्यादा बेहतर होता है? सर डबल एंट्री ज्यादा अच्छा होता है। मैंने कहा मैं तो सिंगल एंट्री पे बनाऊंगा, ठीक है। और अकाउंटेंट साहब का चैप्टर तो छोड़ के गया था, डबल एंट्री पे बना के दिखाता हूं, बेहतरीन अकाउंट्स, ठीक है। अब बताइए क्या होगा? सर इनको निकाल दूंगा, किसी और को रख लूंगा, ठीक है। काम तो वैसे ही होगा जैसे मैं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरा कंट्रोल है ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, इंपॉर्टेंट बात यह मैं क्या चाहता हूं। मैं सिंगल एंट्री फॉलो करना चाहता हूं तो करना चाहता हूं, सिंगल एंट्री पर अकाउंट्स बना सकेगा तो ठीक है, नहीं तो निकाल दूंगा, ठीक है। सोचिए एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर थोड़ा कामचोर टाइप्स था, ठीक है, तो इसे निकाल दें? नहीं सर, इसको निकाल नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं उससे कहूं कि भाई ये काम करना है, चार पार्टनर हैं, तीन पार्टनर्स ने मिलकर चौथे पार्टनर से कहा कि यार ये काम इस तरह से करना, उसने मना कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे करूंगा, ठीक है। कुछ भी काम दिया गया, हमने कहा तुम्हें सेल्स करनी है, सेल्स करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है, उसने कहा नहीं मैं तो XYZ में नहीं, मैं तो PQR में जाऊंगा, ठीक है, और उसने जाने से मना कर दिया। अब बताइए क्या करेंगे? निकाल देंगे? सर नॉट पॉसिबल। पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होता, पार्टनर मालिक होता है। एक पार्टनर किसी दूसरी पार्टनर के अंडर में काम नहीं कर रहा होता, उसके साथ काम कर रहा होता है। पार्टनर के काम के मेथड पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, और क्योंकि कंट्रोल नहीं है इसलिए दिस इज नॉट सैलरी, ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तो ये टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल ही नहीं होगा? टैक्सेबल होगा। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं कह रहा हूं सैलरी में नहीं लगाऊंगा। जब हम पीजीबी पढ़ेंगे ना, वहां पर हम खास तौर पर इसे कवर करेंगे, सेक्शन 28 में। इनकम टैक्स क्या कहता है? पार्टनरशिप फर्म को जब पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है ना, ये सैलरी नहीं होती, इसे बस सैलरी कहते हैं, लेकिन ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड पीजीबीपी। दिस इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। और क्यों? क्योंकि देयर इज नो कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। यहां पर कंट्रोल नहीं है काम को करने के तरीके पर। सैलरी मिल रही है, हर महीने मिल रही है, लेकिन ये सैलरी इनकम में कवर नहीं की जाएगी। तो सेक्शन 15 ये हमसे कहता है सर सैलरी को सैलरी कब माना जाएगा? व्हेन देयर इज कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। सोचिए MPs और MLAs को सैलरी मिलती है, क्या ये सैलरी है? हाँ जी बताइए, वित्त मंत्री पर किसका कंट्रोल होता है? हाँ जी, क्या फाइनेंस मिनिस्टर PM के कंट्रोल में काम करती हैं? तो ऐसा नहीं है सर। क्या उन पे प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है? उनका तो बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास तो पावर्स ही नहीं होती। हमारे यहाँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है गवर्नमेंट रनिंग का, प्रेसिडेंट बस नाम के ही प्रेसिडेंट होते हैं बेचारे, पावर्स तो होती नहीं। पावर्स किसके पास होती हैं? पावर्स होती हैं सर गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट कौन होती है? हाँ अरे हाँ सर, हाँ प्लीज। तो सरकार का मतलब होता है सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या हमारी वित्त मंत्री सरकार के अंडर में काम करती हैं? नहीं सर,
वो सरकार के अंडर में काम नहीं करती, वो खुद सरकार है। सरकार बनती कैसे है? हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जो भी पार्टी मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 543 सीट्स में से 272 सीट्स ले आई है, सरकार बन जाएगी। तो यही तो सरकार है, ये खुद सरकार है, ये सरकार का एक हिस्सा है, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बीइंग द लीडर ऑफ द गवर्निंग पार्टी, उनकी बात मानना, उनकी बात सुनना, ठीक है, सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एज सच ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर वही प्रोविजन बनाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। भाई अलग अलग पोर्टफोलियो है, सबका अलग अलग काम है, फाइनेंस मिनिस्टर का अपना काम है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। ऐसे में वो फ्रीली काम करते हैं, फ्रीली, देयर इज नो कंट्रोल। और सोचिए कंट्रोल नहीं है तो बताइए क्या इस पर टैक्स लगना चाहिए? सर टैक्स तो लगना चाहिए, इनकम तो हो रही है, लेकिन सवाल यह है क्या सैलरी में लगना चाहिए? सैलरी में नहीं लगा सकते आप, क्योंकि देयर इज नो कंट्रोल, कंट्रोल तो है ही नहीं, और कंट्रोल नहीं है तो सेक्शन 15 की कंडीशन मिसिंग हो जाती है। ऐसे में इनकम टैक्स कहता है सर टैक्स तो लगाएंगे इस पर, लेकिन अब ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है। जो भी एमपीज और एमएलएज होते हैं उनकी जो सैलरी होती है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती। हाँ, एक बात मैं यहां पर ऐड कर दूं, बात अधूरी रह जाएगी वरना, इन्हें काफी ढेर सारे ना अलाउंसेस भी मिलते हैं, अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, इन्हें ढेर सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, सर वो भी एग्जम्प्ट होती हैं, ठीक है। भाई सोचिए प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, इनको रहने के लिए घर मिला, सर इतना बड़ा घर मिला हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा ऑफिस मिला हुआ है, इतनी सिक्योरिटी, हजारों तरह की फैसिलिटीज, सर होनी भी चाहिए, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। भाई इनका ये जो स्टेटस है, ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका स्टेटस ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, तभी तो कंट्री का नाम होगा। अब ये कहीं पे जा रहे हैं ऐसे ही बेचारे, विदेशों में होता है सर। मेरी भांजी नीदरलैंड में रहती है, तो वो अभी आई हुई थी, वो बता रही थी वहां कुछ पार्टी जो जिनकी भी सरकार थी, उनके ऊपर कुछ हो गया होगा, कोई एलिगेशन लगा दिया गया करप्शन का, तो वहां के जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो बेचारे साइकिल पे आए, साइकिल चलाते हुए ऑफिस में गए, रेजिग्नेशन सबमिट किया, साइकिल पे वापस चले गए, ठीक है। सर हमारे यहाँ तो हाँ, ग्राम पंचायत के सचिव भी फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं चलते, ठीक है। तो ये स्टेटस जो है सर, ये तो पोस्ट की वजह से, अब हमारे यहाँ का कल्चर ही ऐसा है। ऐसे में ये जो स्टेटस उनको दिया गया, इस पर टैक्स लगा दूं, सर इनकी सैलरी इतनी नहीं बनेगी जितना टैक्स बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनकी सैलरी तो बहुत कम होती है, ऐसे में अगर इनकी इन फैसिलिटीज के ऊपर टैक्स लगने लगे, सर इनका टैक्स ही बहुत लाखों करोड़ों में बन जाएगा, इतने तो सैलरी नहीं बनेगी। सोचिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को घर मिला है, सर ये सीपी से शुरू होता है, प्रेसिडेंट हाउस, और राजपथ तक जाता है, इतना बड़ा है, ठीक है। मुगल गार्डन वहां के कई गार्डन में से एक है, इतना बड़ा है, वो भी आप एक दिन में घूम नहीं सकते। ऐसे में इस पर टैक्स लगाना ये कुछ ठीक नहीं होगा। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 1017, वो ये कहता है जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इनको मिलने वाले अलाउंसेस, इनको मिलने वाले ये परक्विजिट्स फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट सैलरी इज टैक्सेबल। हाँ, खास बात ये है सर, ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सैलरी में टैक्सेबल होने की कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। कंट्रोल होना चाहिए काम पे नहीं, काम के करने के तरीके पर। अगर हमारा कंट्रोल है काम के करने के तरीके पर, तो जो भी अमाउंट मिलेगा ना, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कंट्रोल नहीं है तो फिर ये टैक्सेबल तो होगा, फिर ये हमें चेक करना पड़ेगा कहां पे। अगर मान लीजिए हम पार्टनर को दे रहे हैं पीजीबीपी में, सर ऐसे ही मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, जब जॉब करते हैं तो जो पैसे मिलते हैं दैट इज सैलरी। कई बार ऐसा भी तो होता है, विजिट पे आते हैं डॉक्टर साहब, आते हैं 2 घंटे मिलते हैं और फिर चले जाते हैं। अब जो अमाउंट मिलता है वो एक प्रोफेशनल रिसीट होती है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। डॉक्टर साहब विजिट पे आते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, चले जाते हैं। अब सैलरी नहीं मिलेगी, हो सकता है फीस में से कुछ शेयर मिले, जो भी उनका पेशेंट आता है सपोज 2000 रुपीज देता है, आधे पैसे हॉस्पिटल के, आधे पैसे डॉक्टर साहब के, पीजीबीपी। हो सकता है हॉस्पिटल ये कहे कि आप आइए 2 घंटे बैठिए, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप अपने हिसाब से पेशेंट देखकर चले जाइएगा, विजिट के बेसिस पर पैसे ले लीजिए। इन सभी केसेस में ये हमारे पास टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। एज सच इस केस में हॉस्पिटल का इनके ऊपर कोई फुल फ्लेजेड कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अगर जॉब कर रहे हैं देन सैलरी, जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके लिए पीजीबीपी की कैटेगरी में
कवर किया जाएगा। तो हमें बेसिकली चेक करना होगा कि इनके ऊपर कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है। और सर सैलरी जो है ना हमारे पास, ये जरा बड़ा चैप्टर है, तो हम सैलरी को 4 कैटेगरीज में बांट के डिस्कस करेंगे। सैलरी में सबसे पहली कैटेगरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है सर अलाउंसेस। ठीक है, सैलरी की पहली कैटेगरी है अलाउंसेस, दूसरी कैटेगरी होती है परकोजिट्स, तीसरी कैटेगरी होती है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और चौथी में कुछ अदर्स वाले टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक, जिनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको सैलरी को 4 कैटेगरीज में बांटकर पढ़ाऊंगा। फर्स्ट इज अलाउंसेस, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सेकंड इज परकोजिट्स, अलाउंसेस के बाद डिस्कस करेंगे। थर्ड इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो रिटायरमेंट के टाइम पर मिलते हैं। एंड फोर्थ इज अदर्स, अदर्स में कुछ छोटे मोटे सेक्शन कवर हो जाते हैं, जैसे डिडक्शंस। ठीक है, सेक्शन 16 की डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी इनकम में से 50,000 रुपए की। इसी तरह प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। रिलीफ मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अलाउंसेस। हाँ जी, बताइए ये अलाउंसेस क्या होते हैं? परपोजिट जी बिल्कुल सर, कई बार ऐसा होता है कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं और कंपनी की तरफ से मुझे कुछ फैसिलिटीज मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने आपको कार दी, कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया, डिपार्टमेंट की तरफ से घर लौट के जाता। ठीक है, मान लीजिए डिपार्टमेंट ने कार दी एक एम्प्लॉय को। परपोजिट वो फैसिलिटीज हैं जो हमें इन एडिशन टू सैलरी मिलती है। इसी तरह कभी कभी ऐसा भी होता है कि परपोजिट फैसिलिटी के साथ साथ हमें अपने पास ना पैसे मिल जाते हैं, और इन पैसों की खास बात ये होती है कि ये फिक्स अमाउंट होता है। ठीक है, फिक्स अमाउंट होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस। खर्चा होता है या नहीं होता, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे जिन लोगों को एचआरए मिलता है, एचआरए सर, डिपार्टमेंट ने जिनको घर दे दिया उन्हें तो घर दे दिया, और जिनको घर नहीं दिया उन्हें एचआरए दे देता है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, क्या एचआरए तभी मिलता है जब मैं किराए घर में रहता हूं? नहीं, एचआरए तो फिक्स होता है। बेसिक सैलरी की एक परसेंटेज हमें अपने पास एज एचआरए दे दी गई। अब मैं किराया देता हूं या नहीं देता, ये बात रेलिवेंट है। ठीक है, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है।
ये डिस्ट्रिक्ट हाँ परवाह यहाँ पड़े 1000 तो 1500 अरे डेमो खा के इन दोनों खा दिया हाँ हाँ चलो हमको धोखा मंगा लो कार्ड जमा किया अभी तक हमको कोई आ गया था कल कल आ गया था नहीं आ जाए इस बार जुलाई में 3 जो गुस्सा तो मैं रसगुल्ला चाहता हूँ सब समझे सर जैसे मुझे गुस्सा चढ़ गई ना जल्दी आपको रसगुल्ला खिलाऊंगा हाँ दो खिलाऊंगा मैं ठीक है ये भी चल रहा है मुझे
अच्छा, किस नाम से थी वो? हेलो। तो वो जो आईआरएस ऑफिसर्स है ना सर, उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं मिलता होगा। जी सर, कनेक्शन चला गया था जरा, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। आवाज आ रही है सर? मीट पे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी, स्क्रीन भी आ गई है सर, स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी।
जी सर, ये लिखवाना था मुझे, मैं लास्ट ईयर के नोट्स में से दिखा रहा हूँ, आप प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये हमें अपने पास डिस्कस करना है। सैलरी को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, अलाउंसेस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड अदर्स। अलाउंसेस जैसा अभी हमने डिस्कस किया, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड इन एडिशन टू सैलरी होता है। परक्विजिट सर एक फैसिलिटी को रिक्वेस्ट कहते हैं, लाइक भेजिए, रेंट प्लीज फ्री एक्सेप्ट। हाउस। जी जी सर, जी जी। थैंक यू सर, हो गई। जी सर। ये अलाउंसेस का मीनिंग है हमारे पास, सम ऑफ मनी पेड इन एडिशन टू सैलरी, पेड इन टर्म्स ऑफ मनी और फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, irrespective of expense। ये अलाउंसेस की ना हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है स्पेसिफाइड, अभी बात करेंगे इनकी, अभी हमने बात नहीं की। ये है नॉन स्पेसिफाइड, जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑन द राइट हैंड साइड। नॉन स्पेसिफाइड अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं सर। नॉन स्पेसिफाइड अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, जैसे डीए, जैसे सीसीए, टेलीफोन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लंच अलाउंस एटसेट्रा। ठीक है सर, अगर कोई और अलाउंस हो ना, कोई और अलाउंस जो स्पेसिफाइड में कवर्ड ना हो, अभी 1 मिनट में हम स्पेसिफाइड की बात शुरू करने जा रहे हैं, जो स्पेसिफाइड नहीं होगा वो नॉन स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड नहीं होगा वो नॉन स्पेसिफाइड होगा और फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा। सर अब मैं आता हूं स्पेसिफाइड अलाउंसेस पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जी, ये स्पेसिफाइड अलाउंस किसे कहते हैं सर? स्पेसिफाइड अलाउंसेस वो अलाउंसेस होते हैं जिनके बारे में ना इनकम टैक्स में बताया गया है, ये इनकम टैक्स में स्पेसिफाइड हैं। और इनकम टैक्स में इनके बारे में क्या बताया गया है सर? एग्जम्पशन। इनकी एग्जम्पशंस बताई गई हैं इनकम टैक्स एक्ट में, और ये एग्जम्पशंस बताई गई हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन सबसेक्शन 14 में।
सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 इन अलाउंसेस को एग्जम्प्ट करता है और इनको दो कैटेगरीज में बांटता है। सर पहली कैटेगरी स्पेसिफाइड अलाउंसेस का ए पार्ट, ये वो अलाउंसेस होते हैं जो एग्जम्प्ट होते हैं विदाउट एनी लिमिट। मतलब आप 1000 कहेंगे मैं आपको 1000 की एग्जम्पशन दे दूंगा, आप 10,000 कहेंगे 10,000 की एग्जम्पशन दे दूंगा, आप 1 लाख कहेंगे 1 लाख की एग्जम्पशन दे दूंगा। मेरी तरफ से कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा सर, कोई भी एग्जम्पशन इनकम टैक्स की तरफ से मिलने वाली, एग्जम्पशन नहीं, एग्जम्पशन छोटा शब्द है, इनकम टैक्स की तरफ से मिलने वाला कोई भी बेनिफिट, वो एग्जम्पशन हो सकती है, वो डिडक्शन हो सकती है, सर वो रीबेट और रिलीफ हो सकती है, शर्तों के बिना नहीं होता। देयर आर सर्टेन कंडीशंस। मैं आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 की एग्जम्पशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये कहता है हम आपको एग्जम्पशन देंगे, जितने की कहेंगे उतने की देंगे। आपको 1 लाख एग्जाम करानी है 1 लाख करेंगे, 10 लाख कराने हैं 10 लाख करेंगे। शर्त सुन लीजिए, आपको ये पैसा खर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के जरिए बात को समझिए प्लीज। सर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर एक कंपनी में जॉब करते हैं, और कॉमन एग्जाम्पल, मैं बार बार इसी एग्जाम्पल को रेफर करूंगा। कंपनी ने मिस्टर ए से कुछ काम से कहीं जाने के लिए कहा। मान लीजिए सिविक सेंटर में ऑफिस है, हमने कहा भाई जरा सीपी तक चले जाओ यार। उन्होंने कहा जी कैसे जाएं? हमने कहा बेटा एक काम करो, बाहर निकलोगे ऑटो मिलेगा, ऑटो पकड़ के जाओ, ऑटो से ही वापस आ जाना। उन्होंने कहा जी 200 रुपए का खर्चा हो जाएगा। हमने कहा ये लो बेटा 200 रुपए। ठीक है, मिस्टर ए को 200 रुपए दिए, वो ऑटो में बैठकर सीपी गए, जो भी काम वाम था वो निपटाया, वापस आ गए। ऑटो वाले ने सपोज 200 रुपए ले लिए, 200 रुपए हमने दिए, उन्होंने 200 का खर्चा कर दिया। बताइए कितने का फायदा हुआ? सर कुछ भी नहीं, 200 रुपए मिले, 200 रुपए खर्च कर दिए। अच्छा सोचिए, सीपी नहीं कहीं दूर भेज देता। मैंने कहा भाई ऑफिस के काम से गुड़गांव चले जाओ। उन्होंने कहा सर कैसे? मैंने कहा बेटा कैब कर लो, कैब कर लो और कैब करके चले जाओ। और उन्होंने कहा सर 2000 का खर्चा होगा। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 2000 का खर्चा होगा। ठीक है, हमने 2000 रुपए दे दिए। ये कैब में बैठकर गए, कैब में बैठकर वापस आए, हमने 2000 दिए और 2000 का खर्चा हो गया। अब बताइए कितने का फायदा? सर कुछ भी नहीं। ठीक है, सोचिए ऑफिस के काम से मुंबई भेज दिया, मैंने कहा बाय एयर जाना, 20,000 का टिकट को खर्चा है, 20,000 रुपए दे दिए। अब बताइए कितने का फायदा? सर कुछ भी नहीं। भाई जितने पैसे दे रहा हूं उतने का खर्चा भी तो हो रहा है। अब ये 200 का खर्चा हो, 2000 का हो, 20,000 का हो, सर 2 लाख का हो, ऑफिस के काम से मैंने इन्हें यूएसए भेज दिया, आने जाने के खर्चे के लिए वहां जाना आना रहना ठहरना, सपोज 5 लाख रुपए दे दिए, और 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 5 लाख का खर्चा भी हो गया। तो फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है भाई, ऑफिस के काम से गया और ऑफिस के काम से जितने पैसे मिले थे सारे के सारे खर्च कर दिए। ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है? सर इनका कोई पर्सनल बेनिफिट थोड़ी है, इस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन सोचिए, मिस्टर ए सिविक सेंटर से सीपी जाना था, ठीक है, बाहर निकले, उन्होंने कहा यार छोड़ो अभी तो लंच टाइम है, बड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, वॉक करता हुआ चला जा रहा हूं, जाता हूं मेरा सीपी, और पैदल चले गए। काम थोड़ा जल्दी निपट गया और बहुत टाइम था वापस आने में, उन्होंने कहा पैदल ही वापस आ जाता हूं, और 200 रुपए खा गए। अब बताइए फायदा हुआ या नहीं हुआ? सर अब फायदा हुआ। ठीक है, अब ये फायदा है और बस हर फायदे पे टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या कहता है? जो पैसे आप बचा लेंगे ना उन पे आप टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सवाल ये है कि ये बात पता कैसे चलेगी? जी, अखिलेश सर प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। अखिलेश सर, हाँ जी, तो ये बात पता कैसे चलेगी? सर ऑटो का तो कोई पता नहीं लगा सकता, लेकिन मान लीजिए इनको बाय एयर जाना था, तो मैं इनसे टिकट मांग सकता हूं। मैं कह सकता हूं टिकट की कॉपी सबमिट कराइए। ठीक है, अगर ऑफिस के काम से कहीं जाना है और मैं बाय ट्रेन जा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं आप ट्रेन का टिकट सबमिट कराइए। ठीक है सर, आप जब एलटीसी का बेनिफिट लेते हैं ना एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, आप टिकट सबमिट करते होंगे। ये टिकट क्यों लिया जाता है? एक्सपेंस के प्रूफ के तौर पर। ठीक है, ऐसे में हम इनसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांग सकते हैं। हमने ऑफिस के काम से न्यूयॉर्क भेजा, हमने कहा वहां पर जाकर होटल बुक करना, होटल में ठहरना, 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते काम करके वापस आ जाना। अब जब वापस आएंगे तो मैं इनसे कहूंगा लाओ टिकट की कॉपी दो, लाओ वहां पर होटल पे ठहरे थे होटल का बिल दो, वहां पे और जो खर्चे हुए थे, सर सारे खर्चों का तो बिल नहीं होता, ऑटो का तो बिल नहीं होता, तो मैं इनसे वाउचर बनवा लूंगा, कुछ तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगूंगा। ऐसे में छोटे मोटे खर्चों के वाउचर्स और बड़े खर्चों के बिल, इससे यह साबित होता है कि इन्होंने खर्चा किया। बस
जो खर्चा किया ना वो एग्जम्प्ट है। ठीक है सर, ऑफिस के काम से पैसे मिले, ऑफिस के काम पे खर्च कर दिए, तो मेरा तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। इनकम टैक्स कहता है इट शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज मुझे ऑफिस के काम से पैसे मिले, मैंने खर्चा ही नहीं किया, मैंने बचा लिए। जी है सर। अगर मान लीजिए मैं अपने पास अपने किसी अमाउंट को खर्च ना करूं, एम्प्लॉयर ने दिए 5 लाख रुपए, खर्चा किया हमने 3 लाख का, ऐसे में ये जो बचे हुए 2 लाख हैं इनका क्या होगा? इनकम टैक्स कहता है सर इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है सर, बात ना दोबारा से समझिए प्लीज। स्पेसिफाइड अलाउंसेस किसे कहते हैं? स्पेसिफाइड अलाउंसेस वो अलाउंसेस होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाइड हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन। इनके लिए एग्जम्पशन अवेलेबल है। और ये एग्जम्पशन कौन से सेक्शन में है सर? सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। ये 10-14 अलाउंसेस को दो सब कैटेगरीज में बांटता है। ये 10-14 अलाउंसेस को दो सब कैटेगरीज में बांटता है। सर पहली कैटेगरी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अलाउंसेस एग्जम्प्ट विदाउट लिमिट। जितना कहेंगे उतने की एग्जम्पशन। 1 लाख कहेंगे 1 लाख की एग्जम्पशन, 1000 कहेंगे 1000 की, 10 लाख कहेंगे 10 लाख की। लेकिन सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, खर्चा करके दिखाना पड़ेगा। इंप्लॉयर ने 5 लाख रुपए दिए, 1 लाख का खर्चा करेंगे 1 लाख एग्जम्प्ट। इंप्लॉयर ने 5 लाख रुपए दिए, 3 लाख का खर्चा करेंगे 3 लाख एग्जम्प्ट। इंप्लॉयर ने 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख के 5 लाख का खर्चा कर दिया तो पूरे एग्जम्प्ट। और मान लीजिए इंप्लॉयर ने दिए 5 लाख, मैंने खर्चा कर दिया 6 लाख का, तो ये आपकी प्रॉब्लम है सर, मेरी नहीं है। ज्यादा खर्चा किया क्यों? ऐसा थोड़ी है कि मैं इनकम से ज्यादा की छूट दे दूंगा। ठीक है भाई, अलाउंस 5 लाख है ना, तो ज्यादा से ज्यादा की छूट कितनी सर? 5 लाख। ठीक है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए मैं एक बुक स्टोर पे गया 500 रुपए की किताब खरीदने के लिए, बुक स्टोर वाले से जान पहचान थी, उसने मुझे डिस्काउंट ऑफर कर दिया। बताइए 500 रुपए की किताब पर आपको ज्यादा से ज्यादा कितने का डिस्काउंट दे सकता है? सही बात है सर, लेकिन सोचिए ना मैक्सिमम कितना? 500 रुपए। ठीक है सर, 5% छोड़िए ना, पूरे 500 रुपए। भाई दुकानदार से जान पहचान थी, 500 रुपए की किताब लेने के लिए गया, उसने कहा सर फ्री में ले जाओ। अब बताइए इससे ज्यादा क्या कर लेगा? 500 रुपए की किताब पे 600 का डिस्काउंट दे देगा क्या? मतलब 500 रुपए की किताब फ्री में दे और साथ में 100 रुपए भी दे, सर आप आए बड़ा अच्छा लगा ये लो 100 रुपए। सर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, देखिए सिंपल सा लॉजिक है इनकम टैक्स का, सिंपल सा लॉजिक है और बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हवा में कुछ नहीं हो रही। एग्जम्पशन कैन नेवर एक्सीड इनकम। एग्जम्पशन इनकम से ज्यादा हो ही नहीं सकती। मेरी इनकम ही 5 लाख है, छूट 6 लाख की कैसे मिल जाएगी? इसीलिए इनकम टैक्स ने ना यहां पर कंडीशन लगाई। आपको एग्जम्पशन पता है कितने की मिलेगी सर? अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट एक्चुअली स्पेंट विच एवर इज लोअर की। मिले 5 लाख, खर्चा किया 3 लाख का, 3 लाख की छूट दे दूंगा, 2 लाख पर टैक्स लगा दूंगा। मिले 5 लाख, खर्चा किया 5 लाख का, पूरे 5 लाख की छूट दे दूंगा, टैक्स नहीं लगाऊंगा। सर मिले 5 लाख, खर्चा मैंने 6 का कर दिया, तो 5 लाख से ज्यादा की छूट तो ही नहीं सकती, 6 लाख की थोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, एग्जम्पशन कैन नेवर एक्सीड इनकम। इस केस में 5 लाख के 5 लाख हमारे पास एग्जम्प्ट हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया वो सर वो आपकी प्रॉब्लम है, आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया क्यों? भाई डिपार्टमेंट आपको एक एक्सपेंस के लिए अगर 100 रुपए दे रहा है तो 100 रुपए का खर्चा कीजिए, आप क्यों कर रहे हैं 150 का खर्चा? ठीक है, इंप्लॉयर ने आपको दिए 5 लाख, आपने खर्चा कर दिया 6 लाख का। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है इनकम टैक्स की आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन देना, ये आपका और एम्प्लॉयर का आपस का मामला है। तो बस हमने लिमिट लगा दी किसकी? अमाउंट स्पेंट की। तो दो चीजें देख लीजिएगा, अमाउंट रिसीव और दूसरा अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर। अब सर ये अलाउंसेस हो कौन कौन से सकते हैं? सर इसमें ना 6 अलाउंसेस का नाम लिखा हुआ है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ब्लू कलर से जो लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए प्लीज। पहला अलाउंस है सर ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में जहां एग्जम्पशन का जिक्र है ना, वहां पे लिखा हुआ है फॉलोइंग अलाउंसेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ठीक है, फॉलोइंग अलाउंसेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड शैल बी एग्जम्प्ट अप टू द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट। ठीक है, मतलब कहने का ये है यहां ना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है अलाउंस का, नेचर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलाउंस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है सर, नेचर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस किसे कहते हैं सर? ट्रैवलिंग अलाउंस पर फोकस नहीं है मेरा, मेरा फोकस इस बात पर है ये कहते किसे हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है जब इंप्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, सर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने आने के लिए। मेरा एक एम्प्लॉय है, मेरे पास काम करता है दिल्ली में, मैंने कहा बेटा मुंबई चले जाओ जरा। उसने कहा सर कैसे जाऊं? मैंने कहा ट्रेन का टिकट बुक कर लो,
ये लो 15,000 रुपए, राजधानी का टिकट बुक करो, जाने का आने का, बस मस्त बड़ी आराम से जाना, आराम से आना, कंफर्टेबली। बाय एयर जाना, ये लो पैसे, या फिर जो भी वॉट एवर द मोड में बी, ठीक है, मैंने उसको खर्चे के हिसाब से पैसे दे दिए, ठीक है। एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने आने के लिए, वहां पे जाना वापस आना, खर्चे के पैसे दे दिए, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस के जितने पैसे आप खर्च कर देंगे ना, उतने पैसे मैं एग्जम्प्ट कर दूंगा, ठीक है। देन सेकंड है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या होता है? सर एक एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहा है दिल्ली में, मैंने उससे कहा ऑफिस के काम से मुंबई चले जाओ। अब वो मुंबई चला गया, दिल्ली से मुंबई चला गया। अब दिल्ली से मुंबई जाएगा तो बेचारा रहेगा कहां पर? सर खाना कहां पे खाएगा? और दूसरे खर्चे, वहां पर उसको ट्रैवलिंग करनी होगी, ऑफिस के काम से कहीं जाना होगा, भाई होटल में ठहरा है, वहां से 6 किलोमीटर दूर उसे विजिट करनी है, ट्रैवलिंग कैसे करेगा? भाई लोकल तो उसकी जिम्मेदारी है। अब मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा ऑफिस मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर हो या 20 किलोमीटर दूर, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं खुद जाऊंगा, खुद वापस आऊंगा, खाना भी अपना लेकर जाऊंगा, खाना खिलाना उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। लेकिन अगर उसने अपने काम से बाहर भेज दिया, सर अब तो उसकी जिम्मेदारी है। अब वहां तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, तो खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसकी, खर्चे के पैसे दे। वहां पर लोकल ट्रैवलिंग मैं तो नहीं कर पाऊंगा, उसको करानी पड़ेगी, पैसे दे। तो ये जो डे टू डे खर्चे हैं ना, डे टू डे एक्सपेंसेस, इसके लिए एम्प्लॉयर कुछ पैसे देता है, सर इसे कहते हैं डेली अलाउंस, ठीक है। दोबारा से सुनिएगा, जब मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर कहीं बाहर जाता हूं, बाहर आउट स्टेशन, वहां पर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए एम्प्लॉयर कुछ पैसे देगा, इसे डेली अलाउंस कहते हैं। सर अगर ये पैसे आपने खर्च कर दिए, एग्जम फ्रॉम टैक्स, और अगर ये पैसे बच गए तो बचे हुए पैसों पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मिस्टर ए को हमने दिए 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे, हमने कहा एक काम कीजिए, आप मुंबई जाइए और मुंबई में जाकर आपको 10,000 रुपीज पर डे के हिसाब से हम एक्सपेंस के लिए पैसे दे रहे हैं, ठीक है। आप वहां पर एक होटल का कमरा लेकर रहना, ठीक है। आप वहां पर होटल में खाना खाना, लंच करना, सुबह में ब्रेकफास्ट, रात को डिनर, ट्रैवलिंग के लिए आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वहां पहुंचे, इनके मामा जी रहते थे वहां पर, ठीक है। मामा जी के घर पे ठहर गए, होटल का कमरा नहीं लिया, हर टाइम का खाना मामा जी के घर पे। ट्रैवलिंग के लिए जहां पर जाना होता था वो मामा जी के ऑफिस के पास था, छोड़ते हुए चले जाते थे, तो खर्चा तो कुछ हुआ ही नहीं। जो बच गया ना, उस पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 रुपीज के हिसाब से 7 डेज के 70,000 मिले, खर्चा कुछ हुआ ही नहीं, तो फुल्ली टैक्सेबल। मान लीजिए 70 में से 50 का एक्सपेंस हो गया तो 20 टैक्सेबल, और 70 में से 70 का एक्सपेंस हो गया तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। देन थर्ड होता है सर कन्वेंस अलाउंस। ध्यान से देखिएगा प्लीज, कन्वेंस अलाउंस। ये कन्वेंस अलाउंस किसे कहते हैं? सर कन्वेंस अलाउंस होता है लोकल ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलिंग अलाउंस होता है कहीं बाहर जाने के लिए, दिल्ली टू मुंबई। और कन्वेंस अलाउंस मैंने कहा सर सीपी से आईटीओ, ठीक है। अब जाने आने के लिए जो पैसे दूंगा ये क्या है? सर लोकल ट्रैवलिंग कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। सर देखिए नाम पर फोकस नहीं है मेरा, नेचर पे है। आप लोकल ट्रैवलिंग के लिए पैसे दें या बाहर जाने के लिए पैसे दें, ऑफिशियल ड्यूटी पर भेज रहे हैं ना, जितने पैसे खर्च हो जाएंगे वो एग्जम्प्ट, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल, ठीक है। ऑफिशियल ड्यूटी पे भेज रहे हैं ना, जितने पैसे खर्च हो जाएंगे वो एग्जम्प्ट, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल। इसी के साथ सर नेक्स्ट एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस किसे कहते हैं? बिल्कुल सर, कई बार ऐसा होता है कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ना कुछ कोर्स करने के लिए कह देती हैं, एकेडमिक या टेक्निकल वॉट एवर। हमने अपने एम्प्लॉय से कहा भाई एमबीए कर लो, या हमने अपने एम्प्लॉय से कहा सर कंप्यूटर कोर्स कर लो, या इसी तरह से कुछ और आप ये सीख लीजिए, हमें इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की जरूरत है अपने काम के लिए, ठीक है। ऐसे में ये जो एकेडमिक अलाउंस दिया जा रहा है सर पढ़ाई के लिए, या छोड़िए ना पढ़ाई, किताबें खरीदने के लिए, ठीक है। भाई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय मेरे पास काम करता है और जो हमारा नेचर ऑफ वर्क है उसमें नई नई किताबों की जरूरत पड़ती है, हर साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आ जाती है, हर साल किताबें खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है। अब पुरानी किताब से तो काम नहीं चलेगा, अमेंडमेंट आ गई, नई किताब खरीदनी पड़ेगी, पैसे कहां से आएंगे? एम्प्लॉयर ने कहा बेटा हम देंगे 5,000 रुपए देंगे मैं हर साल, किताबें खरीदना, ठीक है। तो ये जो 5,000 रुपए मिले, अगर मैं इसी किताबें खरीद लूं, एम्प्लॉयर ने कहा कंप्यूटर कोर्स कर लो 50,000 रुपए दूंगा अगर मैं इसका कंप्यूटर कोर्स कर लूं, एम्प्लॉयर ने कहा एमबीए कर लो 2 लाख रुपए की फीस है मैं दूंगा अगर मैं कर लूं, ठीक है। कर लूं से मेरा मतलब है ये नहीं कि एमबीए पास हो जाए, कर लूं से मेरा मतलब है एमबीए की फीस चली जाए, ठीक है। इनकम टैक्स ये थोड़ी देखेगा जाकर ये पास हुआ या फेल, और पास हो गया तो एग्जम्प्ट और फेल हो गया तो टैक्सेबल, ऐसा थोड़ी है। खर्चा हुआ या नहीं हुआ ये मैटर करता है,
ठीक है, जो पैसे मिले अगर वो खर्च कर दिए गए, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। जो पैसे मिले अगर वो बचा लिए, तो बचे हुए पैसों पे आप टैक्स नहीं बचा सकते, उन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सर पहला अलाउंस ट्रैवलिंग अलाउंस, ऑफिशियल ड्यूटी पर एक शहर से दूसरे शहर जाना। डेली अलाउंस, जहां गया वहां ठहरना, खाना पीना, उसका खर्चा। तीसरा कन्वेंस अलाउंस से लोकल ट्रैवलिंग। फोर्थ एकेडमिक अलाउंस, पढ़ाई से रिलेटेड, कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड पैसे दे दिए, किताबें खरीदने के लिए पैसे दे दिए। देन फिफ्थ हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस क्या होता है सर? देखिए ऊपर था सर्वेंट अलाउंस, अभी जब मैं आपको फुल्ली टैक्सेबल पढ़ा रहा था ना, वहां था सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस क्या होता है सर? सर्वेंट अलाउंस होता है, मुझे अपने पर्सनल काम के लिए एक बंदे की जरूरत थी, घर पे सर्वेंट चाहिए था, मेड चाहिए थी, एम्प्लॉयर ने कहा रख लो, पैसे हम देंगे। सर जो लोग सीनियर पोस्ट पर होते हैं उन्हें सब तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। अब कंपनी के डायरेक्टर साहब हैं, उन्हें घर भी दिया जाएगा, उन्हें गाड़ी भी दी जाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं है गाड़ियां दी जाएं, 2-4 गाड़ियां भाई। हाँ मिस्टर ए गाड़ी से आ रहे हैं, मिसेज बेचारी मेट्रो के धक्के खा रही हैं, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो डायरेक्टर साहब से हमने कहा सर आपके लिए भी गाड़ी, आपकी फैमिली के लिए भी गाड़ी, आपके लिए भी ड्राइवर, फैमिली के लिए भी ड्राइवर, घर पे 2 मेड भी देंगे, एक गेटकीपर भी देंगे, फैसिलिटी है। ऐसे में सर ये सारा था पर्सनल, पर्सनल यूज, फुल्ली टैक्सेबल। अब मैं कह रहा हूं सर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मुझे हेल्पर की जरूरत है। एम्प्लॉयर ने मुझे कुछ वर्क दिया, जो असाइनमेंट मुझे दिया गया मैं कर नहीं पाऊंगा, उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल काम है जो मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे में हमने कहा सर ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। एम्प्लॉयर ने कहा एक काम करो, मार्केट से किसी को हायर कर लो, ठीक है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, 600 पेज टाइप करने हैं। मैंने कहा सर मैं तो टाइपिंग नहीं कर सकता इतनी। तो एम्प्लॉयर ने कहा एक काम करो, कोई टाइपिस्ट रख लो। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है जिसमें एक इंजीनियर साहब की रिपोर्ट चाहिए। मैंने कहा सर मैं तो नहीं बता सकता, ठीक है। हम पढ़ेंगे सर कैपिटल गेन में, मुझे एक प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल कर बतानी है, ठीक है। सर प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालने के लिए कई वैल्यूअर्स होते हैं, अप्रूव वैल्यूअर, ठीक है। भाई मुझे ज्वेलरी की वैल्यू निकालनी है, सर वैल्यू मैं भी निकाल सकता हूं हवा में, एक्यूरेट निकालने नहीं आती मुझे, ठीक है। भाई आप मुझे वेट बता दीजिए ज्वेलरी का, आप मुझे ये बता दीजिए कितने कैरेट की है, अंदाजे से बता दूंगा, ठीक है। भाई मान लीजिए किसी के पास 10 किलो, सॉरी 10 तोला, नॉट किलो, ठीक है, 10 तोला गोल्ड का एक सेट है, तो सर एस्टिमेटेड वैल्यू तो मैं निकाल दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर 22 कैरेट का सेट है कोई, 22 कैरेट्स, तो 22 कैरेट्स के अंदर जो प्योरिटी होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 91%, ठीक है। 10 तोला मतलब 100 ग्राम, 100 ग्राम का 91% मतलब 91 ग्राम्स। आज का आप गोल्ड का रेट अभी गूगल पे चेक करके बता देता हूं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हवा में मान लेता हूं 60,000 रुपीज तोला, तो 1 ग्राम का हो गया, 1 तोला में 10 ग्राम होता है, 1 ग्राम का हो गया 6,000 रुपए, 91 इंटू 6,000 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मेरी वैल्यू ना सर एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। आप एक गोल्डन कलर का हार मेरे पास लेकर आए और पूछें कि बताओ ये पीतल का है या सोने का, ये नहीं बता सकता मैं, ठीक है। मैं एक्सपर्ट थोड़ी हूं सर, मैंने तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दी है, तो कोई भी कर देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकलवाना चाहते हैं तो आपने कई बार देखा होगा जो बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं ना, उनकी दुकान पे लिखा होता है अप्रूव्ड वैल्यूअर्स। सर वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, वो सर्टिफिकेट बना कर देंगे, डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए एक बिल्डिंग की वैल्यू निकालनी है, सर वैल्यू मैं भी निकाल सकता हूँ हवा में, ठीक है। भाई मैं एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल दूंगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन बिल्डिंग बना रहा है, 500 गज की है, मैंने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन देखी, मैंने कहा यार अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो 2500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से की होगी। 500 गज की है, 4 फ्लोर बने हुए हैं, एक गज में 9 स्क्वायर फीट होते हैं, 500 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 2500 एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप एक्यूरेट वैल्यू निकलवाना चाहें तो आपको किसी इंजीनियर के पास जाना होगा सर, आर्किटेक्ट होंगे, वो निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। सर एक्यूरेट वैल्यू, मैं जो वैल्यू निकाल रहा हूं वो एस्टिमेटेड है। अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए, डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट सबमिट कराना है, तो मुझे किसी ना किसी वैल्यूअर की हेल्प लेनी होगी सर। ये जो वैल्यूअर है ना सर, ये हेल्पर है, हेल्पर। अब ये हेल्पर फ्री में तो हेल्प करेगा नहीं। ऐसे में एम्प्लॉयर ने कहा भाई एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा के लाओ। मैंने कहा सर कहां से बनवा के लाऊं, मैं तो बना नहीं सकता। उन्होंने कहा जाओ ज्वेलर के पास जाओ, ये लो 10,000 रुपए फीस के दे देना, ठीक है। ये जो पैसे मिले हैं ना, दैट इज कॉल्ड हेल्पर अलाउंस। मान लीजिए मिले 10,000, खर्चा किया 6,000 का, बचे हुए 4,000 टैक्सेबल, ठीक है। सर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आ रहे हैं।
ऑफिशियल ड्यूटी पर एक शहर से दूसरे शहर भेजा, ऑफिशियल ड्यूटी पर बाहर जाकर खर्चा हुआ, वहां पर जाकर होटल में ठहरा, वहां पर जाकर खाना खाया, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए लोकल ट्रैवलिंग की, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए किताबें खरीदी, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हेल्पर हायर किया। सर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूनिफॉर्म परचेस की। कई जगह पर यूनिफॉर्म का कंसेप्ट होता है, ठीक है। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए तो वहां पर जो स्टाफ होता है, खास तौर पर जो नर्सेज होती हैं या जो वहां पर वार्ड बॉय वगैरह होते हैं, उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। वैसे तो डॉक्टर्स की भी होती है, लेकिन डॉक्टर में जरा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो डॉक्टर्स को ये पैसे नहीं मिलते, गवर्नमेंट में तो नहीं मिलते कम से कम, ठीक है। लेकिन जो नर्सेज वगैरह होती हैं उनको उनको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। सर कई कंपनीज के अंदर एक स्पेसिफाइड यूनिफॉर्म है, वही पहन के जानी है, ठीक है। अब सोचिए एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड से एक कंपनी कहे कि भाई अपनी यूनिफॉर्म खरीदो, चार कहां से खरीदेगा बेचारा? उसकी कोई सैलरी इतनी ज्यादा थोड़ी है कि वो चार चार यूनिफॉर्म्स मेंटेन करे। अब सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म भी जरा अच्छी सी होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो आमतौर पर ये जो कंपनीज है ना, ये इनको अपनी यूनिफॉर्म परचेस करने के लिए पैसे देते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए पैसे देते हैं, ठीक है। ऐसे में सोचिए ये जो पैसे दिए जा रहे हैं यूनिफॉर्म परचेस करने के लिए, यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए, क्या ये अपने पर्सनल काम के लिए ले रहे हैं यूनिफॉर्म? नहीं, ऑफिशियल काम के लिए ले रहे हैं। सर मुझे ऑफिशियल ड्यूटी पर आना है। ऐसे में इनकम टैक्स से कहता सर ये जितना भी अमाउंट है ना यूनिफॉर्म अलाउंस का, इट शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड आप ये खर्चा कर दें। अगर आप यूनिफॉर्म अलाउंस का खर्चा कर देते हैं तो इट शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस सर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, कन्वेंस अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, सारे के सारे अलाउंस किस लिए मिले? ऑफिशियल ड्यूटी। सोचिए अगर पर्सनल होते तो सर डीए पर्सनल खर्चों के लिए है, सर्वेंट अलाउंस पर्सनल खर्चों के लिए है, लंच अलाउंस पर्सनल खर्चों के लिए है, फुल्ली टैक्सेबल। सर हमने ना दो एक्सट्रीम्स बनाए, एक हमने रखा स्पेसिफाइड अलाउंस में वो अलाउंसेस जो पूरे एग्जम्प्ट है, पूरे एग्जम्प्ट। एक हमने रखी वो कैटेगरी अदर अलाउंसेस की जो पूरे टैक्सेबल है। अब इनके बीच में एक कैटेगरी है मेरे पास, ठीक है। ये अलाउंसेस कौन से होते हैं सर? ये है स्पेसिफाइड अलाउंसेस का बी पार्ट इन द मिडिल, अलाउंसेस एग्जम्प्ट विद लिमिट, अलाउंसेस एग्जम्प्ट विद लिमिट। ये वो अलाउंसेस होते हैं जिनकी एग्जम्पशन होती है, ठीक है। लेकिन एग्जम्पशन अनलिमिटेड नहीं होती सर कि जितना आप चाहें उतना ले लें। इन पर एग्जम्पशन की लिमिट है। आपको एग्जम्पशन कितनी दी जाएगी वो हम बताएंगे, ठीक है। इन अलाउंसेस की खास बात ये होती है सर, ये वैसे पर्सनल होते हैं लेकिन फिर भी इनकम टैक्स एक्ट इसमें थोड़ी सी छूट दे देता है। जैसे सोचिए एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, उनके बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी फीस जा रही है, ठीक है। एम्प्लॉयर ने उनसे कहा कि बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए ना हम आपको पैसे दिया करेंगे हर महीने। सर हर महीने मैं पैसे दूंगा फिक्स, ठीक है। डिपार्टमेंट से भी तो पैसे मिलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पेमेंट करता है बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, उसकी बात नहीं हो रही सर, ये वो नहीं है, ठीक है। ये जो अमाउंट है ना ये फिक्स है, डिपार्टमेंट फिक्स्ड अमाउंट नहीं देता। डिपार्टमेंट से जो अमाउंट मिलता है ना उसमें एक कंडीशन होती है एक्सपेंस की, ठीक है। ये जो अमाउंट है ना इसमें एक्सपेंस की कंडीशन नहीं है, ठीक है। मैं भी आता हूं इस बात पर, पहले मैं अपनी ये बात कंप्लीट कर दूं। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई से कहा हम आपको हर महीने 5,000 रुपए देंगे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, ठीक है। बच्चों की स्कूल की फीस के लिए 5,000 रुपए, बताइए अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। ये पर्सनल है भाई, मेरे डॉटर की स्कूल की फीस देना ये तो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, इसका एम्प्लॉयर से क्या मतलब, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स क्या कहता है सर, बड़ा अच्छा किया एम्प्लॉयर ने पैसे दिए, और इसके ऊपर ना हम इनको एग्जम्पशन अलाउ करेंगे, एग्जम्पशन। हाँ बस थोड़ी एक दुख की बात है, थोड़ी कम है एग्जम्पशन। अब हाँ कम और ज्यादा तो सब चलता है सर। हाँ इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इस अमाउंट में से पूरे 100 रुपए महीना की छूट मिलेगी, ठीक है। हाँ एक बच्चे के लिए, ठीक है। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड,
और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लीजिए 5,000 रुपए मिल रहे हैं एक बच्चे के और 2 बच्चों के लिए एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए सपोज 10,000 रुपए, तो इन 10,000 में से पूरे 200 रुपए की छूट मिलेगी आपको और सिर्फ 9,800 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल जाए, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का खर्चा ज्यादा होता है, तो हमारी तरफ से छूट भी बहुत ज्यादा है सर, पूरे 300 रुपए महीना की छूट है। हाँ जी, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए छूट मिलेगी। ठीक है सर, ये एक्चुअली कम नहीं है, ये कम थी, सॉरी कम आज है, जब आया था तब कम नहीं थी सर, प्रोविजंस आर वेरी ओल्ड। ठीक है, सैलरी में ना खास तौर पर, सैलरी में खास तौर पर सर देखिए, इनकम टैक्स में हर साल अमेंडमेंट होते हैं, सबको पता है ना। इनकम टैक्स में अमेंडमेंट क्यों होते हैं सर? 2 रीजन से। पहला रीजन, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्स इवेजन हो रहा है, ठीक है, तो सरकार अमेंडमेंट कर देती है सर। दूसरा एक और रीजन बताऊं आपको, बड़ा स्ट्रॉन्ग, कई बार ऐसा होता है कि जिसके ऊपर हमने टैक्स लगाया ना उसकी तरफ से रिएक्शंस आते हैं। हमने एक बिजनेसमैन के ऊपर टैक्स लगाया कि जी बिजनेस में इस तरह से टैक्स लगेगा। अब बिजनेसमैन की एक लॉबी होती है और जनरली स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है, वो अपने ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं सरकार के पास कि जी ये तो बड़ा गलत है, आप बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे। ठीक है, अब सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दबाव तो होता है, तो सरकार बिजनेसमैन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर रिलैक्सेशन दे देती है। ठीक है सर, आप इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप एक कंपनी बनाइए, कंपनी में खूब पैसा कमाइए, टैक्स का रेट बताइए कितना, 25%, और इंडिविजुअल है और खूब पैसे कमा रहे हैं तो 30%। ठीक है, कंपनी का टैक्स रेट कम है, इंडिविजुअल का ज्यादा है, क्यों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार प्रमोट कर रही है, बनाओ ना कंपनी, करो बिजनेस, अच्छी बात है, इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी। ठीक है भाई, इंडिविजुअल को भी बढ़ाते, सरकार ने कहा नहीं, कंपनी को प्रमोट करेंगे, कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन गया, इंडस्ट्रीज ने कहा टैक्स ज्यादा लग रहा है, सरकार ने कहा कम कर देते हैं, इंडिविजुअल जा ही नहीं पाए बेचारे। ठीक है, ऐसे में जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है, उनके अलग अलग एसोसिएशंस होते हैं, वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, अमेंडमेंट्स की डिमांड करते हैं। सर सैलरी के केस में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। आप देखिए इंडिया में इतने करोड़ों लोग जॉब करते हैं, उनकी कोई ऐसी यूनिफॉर्म बॉडी थोड़ी है कि वो एक तरफ होकर सरकार से जाकर कहें एजुकेशन अलाउंस के पैसे बढ़ाओ। ठीक है सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको। जैसे हमारे यहाँ इनकम टैक्स में बड़े अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ना बड़ी कमिटीज बनती हैं। तो हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, जब 2004 में मिस्टर पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कहा था सर अब इनकम टैक्स के जाने के दिन आ गए हैं, अब ये लॉ खत्म हो जाना चाहिए। हाँ खत्म, टैक्स खत्म नहीं होना चाहिए, हाँ ये लॉ खत्म हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सर 1961 में बना था, आज तक चल रहा है। सोचिए कितने मेजर अमेंडमेंट्स हो गए। उस टाइम पर उन्होंने कहा था नया लॉ बनना चाहिए, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में हो चुका है सर। इनडायरेक्ट टैक्स में पुराने जमाने में सेल्स टैक्स होता था, फिर 2004 में वैट आया सर, 2017 में जीएसटी आ गया। चेंजेस की जरूरत है और अमेंडमेंट्स की नहीं, पूरा लॉ बदलने की जरूरत है। तो उस टाइम पर यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने कहा था हम नया लॉ लाएंगे, उसका नाम रखेंगे डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। फिर उनकी सरकार के साथ उनकी कमेटी भी चली गई, फिर नई सरकार आई सर, इन्होंने भी कमेटी बनाई, कमाल की बात। ठीक है हाँ, लेकिन चल रही है, 5-6 साल हो चुके। तो 6 साल पहले जब ये कमेटी बनी थी ना, तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के बिजनेस पेज पर कमेटी के एक मेंबर का इंटरव्यू पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि हम ना इनकम टैक्स को पूरा रिफॉर्म करने की सोच रहे हैं और हमारा मेजर फोकस होगा, पता है कहां पर? सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि पीजीपी में तो बड़े मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं, बार बार होते हैं, कैपिटल गेन में बड़े चेंजेस होते रहते हैं, सैलरी में अमाउंट 100 रुपए सर, 100 रुपए। ठीक है, एक दिन का बस का किराया होता है बच्चे का स्कूल जाने का, 100 रुपए। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में 100 रुपए की छूट मिल रही है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 25 साल में ये 100 रुपए 100 ही रुपए रह गए, कोई कभी किसी ने जाकर ये नहीं कहा इसे बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे में सैलरी के जो प्रोविजंस हैं आप आज की डेट में देखेंगे बड़े आउटडेटेड हैं। ठीक है हाँ, जब ये प्रोविजन आया होगा ना कभी आज से 25-30 साल पहले, उस टाइम पर 100 रुपए ठीक ठाक रहा होगा। ठीक है, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं बढ़ पाया। ठीक है, अब ऐसे में ये सरकार का भी फोकस है, अब होगा कभी तो होगा, जब होगा तो शायद ये 100 रुपए से बढ़ के 5,000 हो जाए। ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट हो जाए। खैर तब तक हम 100 ही पढ़ते हैं,
तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। जी सर। सर वो 1 मिनट में हम बात कर रहे हैं उसकी। जी हाँ, सर ने जो भी बात कही वो मैं बताने ही वाला था, मैं बता ही देता हूं पहले। सर इस पर ना एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, सीबीडीटी का सर्कुलर है जो 3 जगह पर है, और भी जगहों पर अगर कहीं ये चीज होती है तो बेनिफिट के केस में ये लागू हो जाता है। सर हम यहां पर ना बेनिफिट दे रहे हैं, बताइए कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। लेकिन सीबीडीटी का ये कहना है सर आफ्टर द फर्स्ट बर्थ, अगर सेकंड बर्थ में मल्टीपल चिल्ड्रन हो जाते हैं तो वो सारे के सारे बच्चों के लिए छूट मिलेगी। पहली बार में एक बच्चा हुआ, दूसरी बार में ट्विंस हो गए, तो अब ये जो एग्जम्पशन है ना, मैक्सिमम 2 नहीं, मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन के लिए मिलेगी। मान लीजिए फर्स्ट टाइम पर एक बच्चा हुआ, सेकंड टाइम पर ट्रिपलेट हो गए सर, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, लेकिन होते तो हैं, है ना। फराह खान के ट्रिपलेट्स हैं, 3 बच्चे हुए उनके, ठीक है, तीनों के लिए एग्जम्पशन, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट बर्थ, अगर सेकंड बर्थ के टाइम पर मल्टीपल बर्थ्स हो जाती हैं, सारे बच्चों के लिए छूट मिलेगी। लेकिन सर अगर फर्स्ट बर्थ पर ही मल्टीपल बर्थ्स हो जाए, पहले ट्विंस हो गए और फिर एक बच्चा हुआ, तो अब नहीं मिलेगी सर, बस पहले वाले 2 के लिए मिलेगी। अगर पहले ही टाइम पे ट्रिपलेट हो जाते तो तीनों के लिए मिलती, सेकंड बर्थ के लिए अब छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। सर मैं ये कह रहा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, सर सेम कंसेप्ट रिपीट करूंगा, एलटीसी में वहां भी 2 बच्चों की लिमिट है। जहां जहां 2 बच्चों की लिमिट की बात होती है ना, वहां सब जगह पर यह बात एप्लीकेबल है। सीबीडीटी का सर्कुलर है सर, आफ्टर द फर्स्ट बर्थ अगर मल्टीपल बर्थ्स हो जाती हैं तो सारे बच्चों के लिए एग्जम्पशन अलाउ की जाएगी। तो ऐसे में 100 पर मंथ पर चाइल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, 300 पर मंथ पर चाइल्ड हॉस्टल के लिए, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। सर ये जो अलाउंसेस है ना, इसमें हमारे पास कुछ और भी अलाउंसेस आते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हम किसी को ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस क्या होता है? सर देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, नेचर पे फोकस करना है, नेचर पे, नाम पे नहीं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस क्या होता है? सर ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग, अभी ट्रैवलिंग पढ़ रहे थे ना, ट्रैवलिंग का मतलब होता है ऑफिशियल ड्यूटी से एक सिटी से दूसरी सिटी जाना। सर कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है ऑफिशियल ड्यूटी पर लोकल ट्रैवलिंग। सर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए, ठीक है। मैं घर से रोज ऑफिस जाता हूं, फिर वापस आता हूं, इसमें खर्चा होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर ने मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे दे दिए, ठीक है। सर ये जो अलाउंस है ना, पुराने जमाने में से इसमें से एग्जम्पशन मिला करती थी 1600 रुपए की पर मंथ, ठीक है। फिर सरकार ने ये 1600 की एग्जम्पशन खत्म कर दी, 1600 रुपए महीना की एग्जम्पशन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की खत्म करके सरकार ने एक फ्लैट डिडक्शन देना शुरू की, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टार्टिंग में ये 40,000 थी, फिर ये बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। अब आपकी जितनी भी सैलरी है ना, उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की, ठीक है। सर सोचिए मैं एक बिजनेस करता हूं, मेरी एक दुकान है, मैं दुकान पर सेल्स करता हूं सपोज 50 लाख की, तो 50 लाख पे टैक्स लगा देंगे? नहीं सर, इनकम निकालेंगे ना, और इनकम निकालते हुए खर्चों की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो सर क्या सैलरी में खर्चे नहीं होते? होते तो हैं भाई, मैं घर से ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से वापस आता हूं, इसमें खर्चा नहीं होता क्या? और 10 तरह का खर्चे होते हैं, इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड भी तो खर्चे होते ही है ना। सर इनकी भी तो छूट मिलनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, बिजनेसमैन तो अपने प्रॉपर अकाउंट्स बनाता है, हमें ढंग से पता चल जाएगा खर्चा कितना। सैलरीड का तो इस तरह के अकाउंट्स होते ना। अच्छा अकाउंट्स अगर बनवाने लगे ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर, अजीब अजीब से खर्चे आने लगेंगे। कोई कहेगा जी मैं बस से गया, कोई कहेगा मैं ऑटो से गया, कोई कहेगा मेट्रो का ये रही पर्ची मेट्रो की, सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स ने ना फ्लैट डिडक्शन ऑफर की 50,000 रुपए की। आपके जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं इन अर्निंग सैलरी इनकम, उसके बिहाफ पर आपको 50,000 की छूट है। अब हो सकता है आपके खर्चे 5,000 के होते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया ना, घर ऑफिस के बहुत करीब है, टहलता हुआ चला जाता हूं, टहलता हुआ आ जाता हूं, लंच के टाइम पर घर पे आके खाना खा लेता हूं, ठीक है। इस तरह से फैसिलिटीज हैं, कोई खर्चा नहीं होता तो भी 50,000 की छूट। और मान लीजिए घर बहुत दूर है, बड़ा खर्चा होता है तो भी 50,000 की छूट, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंसेस का पता नहीं लगा पाएंगे। इनकम टैक्स ने कहा सर छोड़ो खर्चे, बताओ मत बताओ, 50,000 की फ्लैट डिडक्शन। और उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की 1600 रुपए की छूट थी ना, इसको खत्म कर दिया गया। हाँ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की छूट आज भी मिलती है,
अगर एक पर्टिकुलर पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो, और उनके लिए छूट है 3200 रुपीज पर मंथ की। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है जो ब्लाइंड है, या कोई एम्प्लॉई है जो स्पेशली एबल्ड है, तो इनकम टैक्स एक्ट में उनको मिलने वाले ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में 3200 रुपए महीना की छूट है, 3200 पर मंथ। ठीक है, तो सर ये जो हमने अपने पास अलाउंसेस डिस्कस किए ना, एक बार दोबारा से देख लीजिए। स्पेसिफाइड अलाउंसेस, स्पेसिफाइड अलाउंसेस को कितनी कैटेगरीज में बांटा जाएगा? दो। एक है अलाउंसेस एग्जाम विदाउट लिमिट, एक है अलाउंसेस एग्जाम विद लिमिट। सर ये जो विदाउट लिमिट वाले हैं ना, ये वो होते हैं जो पूरी तरह से ऑफिशियल ड्यूटी के लिए होते हैं, इन पे फुल एग्जम्पशन होती है। शर्त क्या होती है बताइए? आपको खर्चा करना होगा। और सर अलाउंसेस एग्जाम विद लिमिट में, सर यहां एक्सपेंस की कंडीशन नहीं है, एक्सपेंस की कंडीशन नहीं है। यहां पे कंडीशन क्या है? यहां पे कंडीशन है लिमिट की। ठीक है, यहां पे कंडीशन किसकी है बताइए? लिमिट की। सर एक मिनट ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मिस्टर ए कंपनी में जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 5000 रुपए महीना, 2 बच्चों के लिए। ठीक है, बताइए छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? 200 रुपए की छूट मिलेगी 2 बच्चों पर। सर खर्चा तो पूछा ही नहीं आपने। इनके बच्चे ना बड़े हैं, पढ़ाई खत्म हो चुकी, अब बताइए कोई खर्चा नहीं होता, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आंसर इज यस, मिलेगी। सर अभी जब हमने एग्जाम्पशन की बात की 100 पर मंथ पर चाइल्ड, हमने खर्चे की तो बातें नहीं की। आप बताइए ना, प्रोविजन में बात ही कहूं, मैंने ये तो बताया नहीं खर्चा कितना होता। मैंने तो बस ये कहा 100 रुपए महीना की छूट मिलेगी। ठीक है, खर्चा 100 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए या कम का, ये नहीं लिखा हुआ। खर्चा होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर बात कर रहा हूं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जाम्पशन देनी है, बताइए बच्चे पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, इररेलेवेंट। खर्चा ज्यादा होता हो या कम होता हो, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं फीस ही नहीं जाती, इररेलेवेंट। मैं कह रहा था सर बच्चे ही नहीं है। हाँ, अब बताइए क्या ऐसा नहीं हो सकता? सर आप एक बात बताइए, आपको जिन लोगों को भी घर अलॉट नहीं हुआ होगा, उन्हें एचआरए मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। सर मैं अपने घर में रहता हूं, एचआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। सर ये तो एम्प्लॉयर पॉलिसी मैटर है ना, एम्प्लॉयर एचआरए देता है, वो देता है, मैं लेता हूं। ठीक है, मैं ये थोड़ी कहूंगा जी मैं तो किराए के घर में रह नहीं, पैसे मत दो। ठीक है, एम्प्लॉयर ने कहा जी 5000 रुपए देंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए, मिस्टर ए ने कहा जी मेरे तो बच्चे नहीं है, पैसे मत दो। ऐसा थोड़ी होता है, वो ले लेंगे आराम से। अब बताइए, मेरा सवाल ये था एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर आंसर इज यस, मिलेगी। अगर 2 बच्चों के लिए पैसे मिलते हैं, 2 बच्चों की छूट मिलेगी। ठीक है, इनकम टैक्स में कहीं ये नहीं लिखा हुआ एग्जम्पशन के लिए बच्चे भी होने चाहिए। ठीक है, एग्जम्पशन 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड की है बस। ठीक है, अगर बच्चे नहीं है और एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है, सर कंडीशन ये है एम्प्लॉयर से पैसे तो दिलाइए आप। ठीक है, हो सकता है एम्प्लॉयर पैसे ही ना दे। ठीक है सर, डिपार्टमेंट से रिएम्बर्समेंट होता है फीस का। ठीक है, हाँ अभी जिन लोगों के बच्चों की फीस नहीं जाती, या अभी जो डिपार्टमेंट में जॉब पर हैं, मैरिड नहीं है, बच्चे नहीं है, वो थोड़ी रिएम्बर्समेंट ले पाएंगे। रिएम्बर्समेंट के लिए, यस एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रिएम्बर्समेंट के लिए पहले आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, फीस जमा कराकर उसकी रिसीट लाकर डिपार्टमेंट में जमा करानी पड़ेगी, फिर आपको पैसे मिलेंगे। पहली बात तो मैं ये बता रहा था, आपको जो पैसे मिलते हैं अलाउंस नहीं होता। सर अलाउंस खर्चे के बिना मिलता है, ये फैसिलिटी है, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन फैसिलिटी। आपको जो एजुकेशन फैसिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलती है, इसमें नहीं है 100 रुपए की छूट, ये फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें नहीं ले सकते आप 300 रुपए महीना की छूट, ये फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि वो अलाउंस है ही नहीं। ये छूट कहां की मिलती है? अलाउंस में मिलती है, वो अलाउंस होता ही नहीं, वो तो फैसिलिटी है। परकोजिट में पढ़ेंगे सर, और परकोजिट में बताऊंगा ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। हाँ, अगर डिपार्टमेंट अपना खुद का स्कूल बना देता, ठीक है, डिपार्टमेंट अपना स्कूल भी तो खोल सकता है। ठीक है भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं है, आर्मी के तो हैं, आर्मी के तो अपने स्कूल्स होते हैं, एयरफोर्स के अपने स्कूल्स हैं, एयरफोर्स के सेंट्रल स्कूल्स हैं, सही बात है, लेकिन सर सेंट्रल स्कूल में तो वैसे फीस ही नहीं है। मैं कह रहा हूं मान लीजिए एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की बात करता हूं, ठीक है, उन्होंने अपने पास स्कूल बनाया और अपने एम्प्लॉइज के बच्चों का एडमिशन करा दिया। टाटा, रिलायंस, इनके अपने स्कूल्स हैं। ठीक है, ऐसे में अगर ये अपने खुद के स्कूल में अपने एम्प्लॉइज के बच्चों का एडमिशन करा दें, सर ये मैं पढ़ूंगा फैसिलिटी में, फैसिलिटी ये एग्जाम्प्ट होता है।
लेकिन अगर अपना स्कूल नहीं है और मैं फीस का रियम्बर्समेंट दे रहा हूं तो ये टैक्सेबल होता है, जो आपके साथ होता है डिपार्टमेंट में। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये फैसिलिटी नहीं है सर, ये क्या है बताइए? अलाउंस है, अलाउंस। अलाउंस, और अलाउंस की खास बात क्या होती है? अलाउंस इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस दिए जाते हैं और ये फिक्स्ड अमाउंट होता है। एम्प्लॉयर ने कहा जी 2,000 रुपए दूंगा, बच्चे की फीस 200 रुपए जाती हो, 2 लाख रुपए जाती हो, 2,000 रुपए दूंगा, बच्चे हो या बच्चे ना हो 2,000 रुपए दूंगा। इसे कहते हैं अलाउंस। अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन एग्जम्प्ट है। अगर बच्चे ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा छूट कितने की मिलनी है? सर ये देखना ही नहीं होता, देखना ये होता है पैसे कितने के लिए मिल रहे हैं। अगर पैसे 2 बच्चों के लिए मिल रहे हैं तो 2 बच्चों की एग्जामिशन मिलेगी, अगर 1 बच्चे के लिए मिल रहे हैं तो 1 की मिलेगी, अगर 3 है तो चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट बर्थ के बाद सेकंड बर्थ पे मल्टीपल बर्थ्स हैं क्या, तो 3 के लिए मिल जाएगी, वरना 2 के लिए मिलेगी। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात एम्प्लॉयर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी तरफ से कंडीशन नहीं है, इनकम टैक्स की तरफ से एज सच। ठीक है सर, यहां पर सेकंड पार्ट में ना मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ये आ गया मेरे पास कंडीशन, अमाउंट एक्चुअली स्पेंट इज इररेलेवेंट। आप खर्चा कितना करते हैं ये मैटर नहीं करता, हमारी तरफ से लिमिट कितनी है ये मैटर करता है। ठीक है सर, देखिए पहली कैटेगरी हम क्या देखते हैं, अलाउंसेस एग्जाम विदाउट लिमिट में अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर। सेकंड कैटेगरी अलाउंसेस एग्जाम विद लिमिट में क्या देखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड। लिमिट सर एक्सपेंस नहीं, लिमिट विच एवर इज लोअर। और सर तीसरी कैटेगरी में क्या देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? सर ये जो अलाउंसेस एग्जाम विद लिमिट है ना, इनकी ना एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। जी सर, सर ध्यान से देखिए प्लीज। फॉलोइंग अलाउंसेस आर एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। जी, ये कौन कौन से अलाउंसेस हैं? सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अभी अभी बात की हमने, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 रुपए महीना अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इसकी भी बात की थी अभी हमने। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में अगर हम किसी ऐसे एम्प्लॉय को दे रहे हैं जो ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है तो 3200 रुपए महीना, और अदर केसेस में नो एग्जम्पशन, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है सर, आगे देखिए जरा, फोर्थ में 1 मिनट में बात करता हूं, पहले फिफ्थ देखिए। सर ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस किसे कहते हैं? ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग हो गई, 200 रुपए महीना की छूट मिलेगी ट्राइबल एरिया अलाउंस में। स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया और हाई आल्टीट्यूड अलाउंस, सर इसमें ना अलग अलग हाइट्स लिखी हुई हैं इनकम टैक्स में, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, 300 रुपीज टू 7,000 पर मंथ की एग्जाम्शन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, लंबी लिस्ट है तो पेपर में ना ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि पूरा याद किया जाए। ठीक है, अच्छा आल्टीट्यूड के साथ है कि जी अगर हाइट इतनी है तो इतनी एग्जाम्शन, इससे ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे तो इतनी एग्जाम्शन, बिल्कुल ही सियाचिन में पोस्टिंग हो गई तो 7,000 रुपए की एग्जाम्शन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। सर कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2,600 रुपए महीना। बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस, सर एरिया स्पेसिफाइड है, 200 टू 1,300 रुपीज की एग्जाम्शन। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सर 3,900 रुपीज की एग्जाम्शन। हाई अल्टीट्यूड अनकंजीनियल क्लाइमेट अलाउंस, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्शन है ना, अगर 9,000 से 15,000 फीट की हाइट वाली हिल पर पोस्टिंग हो जाए तो एग्जाम्शन होती है सर 1,060 की, 15,000 के बाद होती है 1,600 रुपए की। स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव एरिया फील्ड एरिया अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ आर्म
किसी ऐसी जगह पर पोस्टिंग हो गई किसी आर्मी के पर्सन की जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत वहां पर प्रॉब्लम, तो 4200 रुपए की एग्जामेशन इस अलाउंस की। और
जी सर, मीट से लॉग आउट हो गया था क्या? हाँ जी, तो पहले हमने क्या कहा? हमने कहा स्पेसिफाइड अलाउंस, और स्पेसिफाइड अलाउंस को दो कैटेगरीज में बांटा, अलाउंसेस एग्जाम्प्ट विदाउट लिमिट और अलाउंसेस एग्जाम्प्ट विद लिमिट। फिर हमने कहा नॉन स्पेसिफाइड अलाउंसेस या फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो बस इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मैं अपने पास सोचता हुआ चलूंगा कि मुझे अपने पास अलाउंसेस को कौन सी कैटेगरी में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। एक सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीडीटी का सर्कुलर, अगर आफ्टर फर्स्ट बर्थ सेकंड बर्थ पर मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं तो सेकंड बर्थ के जितने भी चिल्ड्रन होंगे सबके लिए छूट दे दी जाएगी। पहले एग्जांपल में फर्स्ट बर्थ पर अगर एक बच्चा होता है और सेकंड पर भी एक ही होता है तो दो बच्चों के लिए छूट, सेकंड पे ट्विंस हो जाते हैं तो तीन के लिए, सेकंड पे ट्रिपलेट हो जाते हैं तो चार के लिए। सर वो थोड़ा नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है जी सर, थैंक यू सर। और अगर मान लीजिए फर्स्ट पर ही ट्विंस हो जाए तो सेकंड बर्थ वालों के लिए छूट नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन सर डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं नोट्स अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा सर, सैलरी के। जी, तो मिस्टर सुमन लाल इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग अ बेसिक पे ऑफ 50,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज पेड हिम द फॉलोइंग अलाउंसेस। सर बेसिक पे 50,000 रुपए, बताइए एग्जाम्प्ट या टैक्सेबल? सर बेसिक पे तो हमेशा ही टैक्सेबल होगी, बेसिक पे तो छूट मिलनी ही नहीं है। आगे देखिए सर, सर्वेंट अलाउंस मिला 5,000 रुपए का, सर्वेंट अलाउंस मिला 5,000 का, 1,000 बचा लिए, 4,000 का खर्चा कर दिया, बताइए क्या होगा? सर फुल्ली टैक्सेबल। ये पर्सनल यूज के लिए मिला है, फुल्ली टैक्सेबल होगा, नो एग्जम्पशन। आगे देखिए, लंच अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, प्रोजेक्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, रेगुलरिटी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, कैश अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ओवर टाइम फुल्ली टैक्सेबल, आउटस्टेशन फुल्ली टैक्सेबल। सर मैंने ना आपको स्पेसिफाइड अलाउंसेस पढ़ाए हैं। स्पेसिफाइड अलाउंसेस कौन से होते हैं? जिसमें छूट मिलती है। 6 अलाउंसेस पढ़ाए हैं फर्स्ट कैटेगरी में, अलाउंसेस एग्जाम विदाउट लिमिट। ठीक है, जितना कहेंगे उतने की छूट। दूसरी कैटेगरी पढ़ाई है अलाउंसेस एग्जाम विद लिमिट, 14 अलाउंसेस। ठीक है, कितने हो गए बताइए? 20, 20। इन 20 के अलावा कोई भी 21वां अलाउंस हो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, एक दूसरा क्राइटेरिया याद रखने के लिए, अगर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए अलाउंस मिल रहा है, ऑफिशियल ऑफिशियल काम करने के खर्चे के लिए पैसे दिए गए, ये एग्जाम्प्ट होता है। अगर आपको कोई भी पैसे मिल रहे हैं ना पर्सनल, सर फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में आपको इस तरह के अलाउंसेस मिले जो हमने पढ़े ही ना हो। ठीक है, तो अभी जब हम कैटेगरीज बना रहे थे ना, कैटेगरी 1 स्पेसिफाइड अलाउंस, उसको दो सब कैटेगरीज में बांटा, फिर कैटेगरी 2 नॉन स्पेसिफाइड या फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, उसमें लिखा हुआ है ऑल अदर अलाउंसेस। जो कहीं नहीं आएगा उसका क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, बताइए क्या करें? फुल्ली टैक्सेबल। एक छोटी सी बात मैं दोबारा से हाईलाइट कर दूं, सर जब भी हम इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालते हैं ना, तो इनकम अंडर द हेड सैलरी में 50,000 रुपए की छूट होती है, 50,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(1)(a। ठीक है, हम अपने पास जो भी इनकम अर्न करेंगे उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी? सर 50,000 रुपए की।
हाँ जी, आगे देखिए, मिस्टर अकबर इज वर्किंग विद XYZ लिमिटेड, द डिटेल्स ऑफ हिज सैलरीज एज अंडर। जी सर, बेसिक सैलरी मिली, बताइए क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगी। डीए मिला, फुल्ली टैक्सेबल होगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला, फुल्ली टैक्सेबल होगा। सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिला, फुल्ली टैक्सेबल होगा। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सर देखिए क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा है, मैं अलग से नहीं कह रहा कुछ, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। 3 बच्चों के लिए मिला, छूट कितने की मिलेगी? सर 2 बच्चों की। अच्छा ये 4,000 रुपए तीनों के मिलाकर हैं, ये जो पैसे मिल रहे हैं ना 1,500 रुपए, सॉरी 1,500, ये तीनों के मिलाकर हैं, ठीक है। 1,500 रुपए महीना मिलता है, 200 की छूट मिल जाएगी, छूट टैक्सेबल कितना होगा? 1,300 रुपए। आगे देखिए, सर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए मिल रहे हैं, छूट कितने की मिलेगी? छूट मिलेगी 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए। तो 600 रुपए की छूट मिल जाएगी 4,000 में से। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 3,400 रुपए, ठीक है। आगे देखिए सर, मेडिकल अलाउंस मिला, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सर दिवाली बोनस फुल्ली टैक्सेबल, जितने भी बोनस मिलते हैं ना सर टैक्सेबल होते हैं। परफॉर्मेंस बोनस फुल्ली टैक्सेबल। सर एकेडमिक अलाउंस 80,000, सर आगे बता रहे हैं अमाउंट स्पेंड। एकेडमिक अलाउंस मिला 80,000, खर्चा कितने का हुआ? 30,000। बस जो खर्चा कर देंगे ना वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो पैसे बचा लेंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। 80,000 में से 30,000 का खर्चा कर दिया, 30,000 एग्जम्प्ट, 50,000 बचा लिए, 50,000 टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर भारत इज सर्विंग इन PQR लिमिटेड। तो मिस्टर भारत सर्विंग इन PQR लिमिटेड, इनकी इनकम निकालनी है। और अब की बार हमें क्या बताया जा रहा है? देखिए ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में ना डीए के पैसे दिए हुए थे, अब डीए के पैसे नहीं दिए हुए, डीए की परसेंटेज गिवन, ठीक है। डीए कितना मिलता है? बेसिक का 50%। बताइए बेसिक सैलरी का क्या करें? फुल्ली टैक्सेबल। डीए का क्या करें? सर फुल्ली टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस, सर 2,000 रुपए मिले, सर 1,200 का खर्चा हो गया, बताइए क्या करें? 1,200 रुपए एग्जाम कर दीजिए, 800 रुपए टैक्सेबल कर दीजिए। भाई यूनिफॉर्म अलाउंस के जितने पैसे आप खर्च कर देंगे ना वो एग्जाम हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,200 रुपए, बताइए क्या करें? 1,200 रुपए में से 200 रुपए की छूट दे दीजिए, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला 1,200 रुपए, क्या करें? सर सॉरी चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिला 3,600 रुपए, ठीक है। 3,600 मिला 3 बच्चों के लिए, छूट कितने की मिलेगी? 2 बच्चों की। सर खर्चा होता है 5,000 का, बताइए क्या करूं? इररेलेवेंट। एक्चुअल अमाउंट स्पेंड इज इररेलेवेंट। खर्चा कितना हुआ ये मैटर नहीं करता सर, मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है लिमिट क्या है, ठीक है। बताइए लिमिट कितनी है? 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। आगे देखिए नेक्स्ट, सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, सॉरी मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपए महीना मिलता है, साल का कितना हो गया? 60,000। क्वेश्चन कह रहे हैं जी 35,000 का खर्चा कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बताइए क्या करें? सर कुछ भी मत कीजिए, अभी तो डिस्कस किया था मेडिकल अलाउंस का क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है सर, ठीक है। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, और इस खर्चे का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सर आप लोगों को जो मिलता है ना वो मेडिकल अलाउंस नहीं होता, वो फैसिलिटी होती है, ठीक है। अलाउंस क्या होता है? अलाउंस होता है जो मिले ही मिले, फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। डिपार्टमेंट आपको हर महीने पैसे देता है क्या इलाज के लिए? नहीं, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो इलाज करवा देता है सर, ये है फैसिलिटी। और हम जिसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में वो क्या है? वो है अलाउंस। 5,000 रुपए मिलते हैं महीने के, आप खर्चा करें या ना करें ये पैसे फुल्ली टैक्सेबल होंगे, नो एग्जम्पशन इज देयर।
मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल फैसिलिटी फुल्ली एग्जम्प्ट। सर इसीलिए तो बातें चल रही हैं, इतना डिटेल डिस्कशन हम इसीलिए तो कर रहे हैं, प्रोविजन में इसीलिए तो इतनी बातें बताई गई हैं ताकि हम ये देख सकें। अलाउंस का ट्रीटमेंट अलग होता है, परक्विजिट का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो हमारा काम यहां पर ये होगा कि हम पहचान पाए अलाउंस की बात हो रही है या परक्विजिट की। अगर अलाउंस है तो फुल्ली टैक्सेबल है सर, आपका खर्चा हुआ या नहीं हुआ इररेलेवेंट है ये बात, ठीक है। एम्प्लॉयर ने 5,000 रुपए दिए, अगर खर्चा कर भी देना तो भी ये टैक्सेबल है, नो एग्जम्पशन इज देयर। एग्जम्पशन किस केस में मिलती है? परक्विजिट के केस में मिलती है। आगे देखिए सर, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। एकेडमिक अलाउंस सर 1,000 रुपए महीना मिलता है सर, 1,000, खर्चा कितने का कर रहे हैं? 15,000 का। हाँ जी, 12,000 रुपए मिला साल का, 1,000 रुपए महीना के हिसाब से साल का कितना हुआ? 12,000। एक्सपेंस कितना हो रहा है सर? 15,000 का। इसका मतलब सारे पैसे खर्च हो गए, ठीक है, सारे पैसे खर्च हो गए। और जो 3,000 जेब से खर्चा किया उसका क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप क्यों कर रहे हैं, हमें क्या मतलब, ठीक है। इनकम से ज्यादा की एग्जम्पशन नहीं हो सकती, ठीक है। 12,000 में से एग्जम्पशन कितनी की देंगे? 12,000 की। टैक्सेबल अमाउंट 0 हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सर टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सर कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस किस लिए मिलता है? लोकल ट्रैवलिंग ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। ऐसे में 1,250 रुपए के हिसाब से साल का कितना हुआ? 15,000। खर्चा कितना कर दिया? 18,500। ज्यादा का खर्चा कर दिया, क्या करें? कुछ भी नहीं, फुल्ली एग्जाम कर दीजिए। सर टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, जितना मिलता है उससे ज्यादा का खर्चा कर देते हैं, क्या करें? कुछ भी नहीं, फुल्ली टैक्सेबल करेंगे। सर कमीशन ऑन सेल्स फुल्ली टैक्सेबल। गुड परफॉर्मेंस बोनस फुल्ली टैक्सेबल। हाई प्रॉफिट इंसेंटिव फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। Mr. Subhash is an employee of Shashank Limited. Furnishes you the following information relating to his salary. सर बेसिक पे बताइए क्या करें? फुल्ली टैक्सेबल। डीए फुल्ली टैक्सेबल। सीसीए फुल्ली टैक्सेबल। प्रोजेक्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। अमाउंट स्पेंड गिवन है इररेलेवेंट, इग्नोर कर दीजिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस सर फुल्ली टैक्सेबल। हमने एग्जम्पशन की लिस्ट में एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में नहीं पढ़ा था। हाँ, आगे चल के ना चैप्टर के बिल्कुल एंड में इससे रिलेटेड एक डिडक्शन के बारे में बात करेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सर अब ना क्वेश्चन ये बता रहा है 750 पर चाइल्ड है, क्वेश्चन कह रहा है 750 पर चाइल्ड। एक बच्चे के 750, तो तीन के कितने? 2,250। पैसे दो के लिए मिलेंगे, तीन के लिए? सर पैसे तीन के लिए मिलेंगे, एग्जम्पशन दो की मिलेगी। देयर इज अ डिफरेंस। भाई एम्प्लॉयर का मन है वो 4 बच्चों को पैसे दे दे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन क्या एम्प्लॉयर के मन से इनकम टैक्स छूट दे देगा? नहीं, एग्जम्पशन हमारे हिसाब से, पैसे एम्प्लॉयर के हिसाब से। एम्प्लॉयर 3 बच्चों को पैसे दे रहा है, दे सकता है क्या? क्यों नहीं दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? एग्जम्पशन 2 की ही मिल पाएगी। आगे देखिए, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 4 बच्चों के मिल रहे हैं और इसमें भी लिखा है 1,000 पर चाइल्ड। 1,000 रुपए मिल रहे हैं पर मंथ पर चाइल्ड, इसका मतलब 4,000 मिलते होंगे। और छूट कितने की मिलेगी? छूट मिलेगी 600 रुपए की, ठीक है। 300 इंटू 2। आगे देखिए, कन्वेंस अलाउंस 1,000 रुपए के हिसाब से मिलता है 12,000। खर्चा कितने का करते हैं? 11,400 का। क्या करेंगे? 600 रुपए टैक्सेबल। हेल्पर अलाउंस, क्वेश्चन कह रहा है जितने मिले हैं उससे 800 ज्यादा खर्चा कर दिया, क्या करें? फुल्ली एग्जाम कर दें, टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। एकेडमिक अलाउंस सर 36,000 मिला, खर्चा 40 का कर दिया, क्या करें? 36 की एग्जाम्पशन।
यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस कोई खर्चा नहीं हुआ, फुल्ली टैक्सेबल। बोनस रिसीव्ड एज पर बोनस एक्ट 1965, फुल्ली टैक्सेबल। और लास्ट, टर्नओवर बेस्ड कमीशन, टर्नओवर बेस्ड कमीशन मतलब सेल्स पर कमीशन मिला, फुल्ली टैक्सेबल। सर लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर कटप्पा is an employee of Bahubali Limited, furnishes you the following information relating to his salary. सर बेसिक पे 1,25,000, क्या करें, फुल्ली टैक्सेबल। डीए मिलता है 60%, ये किसका 60 है, ये बेसिक का है, बेसिक का 60% डीए मिल रहा है। सीसीए फुल्ली टैक्सेबल, ओवर टाइम अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, टेलीफोन अलाउंस खर्चा भी दिया है, इररेलेवेंट, फुल्ली टैक्सेबल। आगे देखिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2500 पर मंथ पर चाइल्ड, 4 बच्चों के लिए मिलता है। क्या करें, 10,000 मिलेगा, छूट कितने की मिलेगी, 200 रुपए की, 9,800 रुपए फुल्ली टैक्सेबल। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 6,500 पर मंथ पर चाइल्ड, 19,500 रुपए मिलेंगे, 600 रुपए की छूट दे दूंगा। कन्वेंस अलाउंस 72,000 मिला, 42,000 का खर्चा हो गया, 30,000 रुपए टैक्सेबल। आगे देखिए, हेल्पर अलाउंस, तो जो बच गया उस पे टैक्स। क्वेश्चन में लिखा है 11,000 मिलते हैं, 3,000 बचा लेते हैं, सर बचा लेते हैं, हर बार खर्चा बताते थे, इस बार ये बताया बचाते कितना है। बस जो पैसे बचाते हैं ना उस पे टैक्स देना है, 36,000 रुपए टैक्सेबल। 11 में से 3 बचाए तो खर्चा कितना किया, 8,000। इन्हें 1,32,000 मिले होंगे, इन्होंने 72 का खर्चा कर दिया, बचे हुए अमाउंट पर इनको टैक्स देना है। आगे देखिए नेक्स्ट, एकेडमिक अलाउंस रिसीव्ड 2,40,000, एकेडमिक अलाउंस स्पेंड 1,80,000, क्या करें, 60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। यूनिफॉर्म अलाउंस 1,25,000 का मिला, 9,000 रुपए महीना से खर्चा करा, क्या करें, बचे हुए पे टैक्स। और लॉयल्टी बोनस फुल्ली टैक्सेबल, कैश इंसेंटिव बोनस फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो सर ये हमारे पास ना मैम एकेडमिक अलाउंस मिला है 2,40,000 रुपीज का, और खर्चे का बता रहे हैं 15,000 रुपए महीने का खर्चा करते हैं। इसका मतलब 1,80,000 का खर्चा करते हैं। जो पैसे मिले हैं ना इसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, बैलेंस टैक्सेबल। तो हमारे पास 2,40,000 मिले, 1,80 स्पेंड हो गया, रिमेनिंग 60 पे टैक्स, बचे हुए 60,000 रुपए टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, तो ये हमारे पास अलाउंसेस का कंसेप्ट खत्म होता है। अभी एक अलाउंस बचा है, दैट इज HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, अभी हमें हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात करनी है।